मैंने तो सांसों के गड़े गड़ाए सांचे देखे थे, निर्मम, क्रोधी, असहिष्णु, संकीर्ण। यहाँ जो मिला वह न्यारा था। उसे समझना, उस पर विश्वास कर पाना कठिन था। समय की जरूरत थी और समय ही नहीं मिला था। शेष रह गया पछतावा। आज बरसी थी मम्मी की। राहुल उदास बैठे थे। यूं तो पिछले पूरे वर्ष उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। सुबह नहाकर फूलों की माला फोटो पर चढ़ा रहे थे तो एक टीस सी उठी थी मेरे कलेजे में। इस तरह की टीस पिछले दिनों अक्सर उठती रही है। उनके रहते मैं कभी नहीं जान पाई कि उनकी शख्सियत इस घर के लिए कितनी अहम थी। चारों तरफ सूनापन पसर गया है, सन्नाटा सा। वे अलग थीं, बिल्कुल अलग। तभी तो नहीं समझ पाया कोई उन्हें, वह भी कहाँ कद्र कर पाई उनकी भावनाओं की। उसे हर वक्त वे जो कहती या करती, उसमें सच्चाई कम और खोखले आदर्शवाद का भ्रम ज्यादा बना रहा। कितना गलत सोचती थी वह। याद है मुझे वह पहली मुलाकात। वे अपने इकलौते बेटे के लिए देखने आई थी मुझे। बड़े ध्यान से देख रही थी। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, अमूमन बेटे की माएं वह सब नहीं पूछा करती। चूंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, उनका पहला प्रश्न था, तुम डॉक्टरी के प्रोफेशन को किस रूप में लेती हो? पिछले वर्ष की 2-3 राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं क्या थीं? खाली वक्त में क्या करना चाहोगी? माँ ने कहा। पढ़ना तो बोली, कैसी पुस्तकें, कौन सी पत्रिकाएं। सगाई होने के बाद आई तो उन्होंने एकांत में बात करने की इच्छा जाहिर की। मैं बिल्कुल घबरा गई। न जाने उस वक्त अच्छा लगा था, मेरे प्रति प्यार का अथाह सागर हरहरा रहा, या उनकी आंखों में, अंजू बेटी, जितना तुम्हें देखकर समझ पाई हूं उससे तुमने मुझे मोह लिया है। आज एक अहम बात पर तुमसे सलाह करनी है। देखो, यह तो नहीं कहती कि हमारे पास दौलत के खजाने हैं, मगर तुम्हें कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। दूसरी बात कि जितना एक माँ अपनी बेटी की जरूरतों को समझकर पूरा कर पाती है, कदाचित उतना मैं न कर पाऊं। इस पर भी मेरे विचार में भौतिक वस्तुओं के चाह की कोई सीमा नहीं होती। नित नई आती हैं और इच्छाएं मचल पड़ती हैं। इंसान की अनंत इच्छाएं ही उनके पतन का कारण बनती है। असल में हम दहेज नहीं लेना चाहते, मगर सिर्फ हमारे चाहने भर से तुम्हें वंचित होना पड़े और बाद में तुम्हें इसका मलाल रहे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आखिरकार तुम्हारी राय जान लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर तुम पर पड़ने वाला है। मेरी समझ में ठीक ठीक तो कुछ नहीं आया था। मैं उनके व्यक्तित्व तथा नपे तुल्य शब्दों में बोलने के अंदाज में कुछ आतंकित हो गई थी, या फिर उनकी आत्मीयता, सहजता मेरे देखे सास बहू के रिश्ते के ठंडेपन से कहीं मेल नहीं खा रही थी। उस वक्त मैंने यही कहा था, जैसा आप चाहें, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि यह तो खुशी की बात है। खुशी कहाँ हुई थी मुझे? हुई हो अंदर ही अंदर शायद। उनके इस निर्णय के पीछे स्पष्ट दिखती द्रव्य की अनासक्ति को कहाँ देख पाई थी मेरी आंखें। कैसी अजीब बात थी, जो अच्छाई शीशे की तरह सामने थी, उसमें भी सभी को खोट नजर आया था उस वक्त। किसी ने कहा, उन्हें अपनी प्रशंसा करवानी है, तभी ऐसा कर रही हैं। पर यह कोई नहीं सोच पाया कि पहले त्याग करना होता है, तब प्रशंसा पाने का हक बन पाता है। उनके अपने रिश्तेदारों को यह निर्णय अटपटा लगा। जो कार्य लीक से घटकर हो, वह अटपटा तो लगना ही था। मुझे उन्होंने लाखों की भीड़ से छांटकर अपने बेटे के लिए चुना। उसका कारण मेरी शिक्षा, मेरा व्यक्तित्व भले व साधारण ही रहा हो, परंतु उन्हें मुझ में अंतहीन संभावनाएं नजर आई थीं। उसकी अहमियत में ही नहीं जान पाई। मुझे थोड़ा उदास देखते ही राहुल से कहती, घुमा लाओ इसे, या मम्मी से कलकत्ता बात कर लो, उदास मत रहो। बाद में माँ बेटे पीछे पड़े कि मुझे पढ़ाई वापस शुरू करनी चाहिए। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ भी सकती थी, लेकिन नई जिम्मेदारियां और पढ़ाई साथ साथ किस तरह हो सकेगी, इस बात से आंशकित थी। बहरहाल एडमिशन हो गया। मुझे सुबह 6 बजे कॉलेज जाना होता था। लौटती तब तक 3-4 बज गए होते थे। नींद पूरी न हो पाती कि उठने का वक्त हो जाता। दिन भर बाहर रहने के कारण घर के पूरे काम मम्मी को करने पड़ते। यह बात मुझे अक्सर कचोटती रहती। उन्होंने एक बार भी जाहिर नहीं किया कि इससे उन्हें कोई तकलीफ है, बल्कि अपनी सहमति व सहयोग में कभी कमी नहीं आने दी। कॉलिन का पहला दिन था। राहुल को कोई काम निकल आया था। मैं मुंबई के लिए नई थी।
यहाँ के रास्ते, यहाँ की लोकल गाड़ियों से मेरा विशेष परिचय नहीं हो पाया था। मम्मी मुझे कॉलेज छोड़ने गई। राहुल ने हम दोनों की साथ जाते हुए फोटो ली। राहुल कितने गहरे हैं, जानते हैं ये लम्हे शायद कम लोगों के नसीब में होते हैं कि कोई सास बहू को कॉलेज छोड़ने जाए। मैं अपने मनोगत भावों को छुपा लेने में सिद्धहस्त हूँ, परंतु उस दिन राहुल के साथ न जा पाने की झुंझलाहट ऐसी थी कि यह न सोच पाई कि उनके साथ जाने के अवसर आते ही रहेंगे। याद नहीं, पर मैंने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई कि मम्मी एकदम बुझ सी गई। परीक्षा के दिनों में घर के किसी कार्य को न करके पढ़ाई करने की कड़ी ताकीद थी उनकी। मेरे मन में एक अपराध बोध था, जो मुझे करना था वह नहीं कर पा रही थी, अतः अक्सर झुंझला जाती। वे मेरी इस झुंझलाहट को समझ गई थी। अंततः मेरी किसी बचकानी प्रतिक्रिया का बुरा न मानती। काश मैं समझ पाती कि उन्हें बहू लाकर काम से निजात पाने से ज्यादा जरूरत बेटी बनाकर मुझे अपने करीब लाने की है। कभी पड़ोसन से कहते सुना था मैंने, तुम्हारी नीता कॉलेज से आती है तो क्या तुम उसके भरोसे घर के काम बाकी रखती हो? उलटे जूस का ग्लास तैयार रखती हो, अपने सामने बैठाकर नाश्ता करवाती हो, फिर वह वहीं सोफे पर पसर जाती है, टीवी देखती है, फोन पर गप्पे मारती है। ये भी तो वैसी ही है। क्या फर्कश है इसमें और नीता में? पता नहीं मम्मी किसी थी, सच्ची बात भी मुझे क्यों छू नहीं पाई? मैं इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई? वे जो प्रेमवश दे रही थीं, मेरे अंदर उतर ही नहीं पाता था। कदाचित सास के ऐसे निश्चल व्यवहार को मैंने देखा सुना नहीं था। परीक्षा देकर मैं कलकत्ता चली गई। अंजू, तुम्हें फर्स्ट क्लास मिली है। खुशी से फोन पर कांप रही थी उनकी आवाज। शादी के बाद प्रथम नव वर्ष की शाम घूमने जा रही थी। मम्मी ने अपनी साड़ी पहनने को दी। मुझे नकली गहने पहनते देखकर टोका, इसके साथ वह हीरे का कंगन मैच करता है। होटल, पिक्चर, रास्ते में न जाने कंगन कहाँ गिर गया। बहुत ढूंढा, डर रही थी मैं। मैंने तो शीशे का एक ग्लास तक टूट जाने पर सासों को डांटते देखा है, न जाने क्या करेंगी। आधी रात को लौटे थे, फिर सो नहीं पाई थी। रात भर में आंखें रो रो कर सूज गई थीं। सुबह डरते डरते किचन में खड़ी मम्मी से बोली थी, मम्मी वह कंगन गिर गया कल। सुनकर 2 पल के लिए चुप रह गई थी। फिर मेरे उतरे चेहरे व सूजी आंखों पर नजर डालकर ठहरे हुए शब्दों में बोली थी, जो गिर गया वह वापस आने से रहा, मन खराब करने से क्या फायदा? उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी। इस वाक्य के पीछे छिपी उनकी उदारता को आंक पाने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं था। पिछले दिनों वे अस्वस्थ चल रही थी, कभी बुखार, दर्द, सर्दी। राहुल के अड़ जाने पर डॉक्टर को दिखाती, वरना यूं ही चलता रहता। दिन भर में 4-5 घंटे वे हमेशा पत्र पत्रिकाएं पढ़ती। हिंदी साहित्य में उनकी गहरी रुचि व समझ थी। बहुत पढ़ते रहने के कारण उन्हें प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी थी। फिर भी मुझसे ही पूछती, अंजू यह दवाई ले लूं या किसी को उपहार देना है तो क्या ठीक रहेगा? मेहमान आते तो क्या बनाया जाए, मेनू बताओ। खुद के मन में कुछ और होता, मगर जो मैं कह देती वह कभी न टालती। इन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से मेरे प्रति उनका विश्वास छलकता था, या फिर वे स्वयं आश्वस्त होना चाहती थीं। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कभी क्रोध आता ही न हो। पापा से, राहुल से उनकी तकरार होती, वे नाराज हो जाती, रोती, खाना नहीं खाती, मगर मुझे उन्होंने उसे शब्दों में कभी कुछ नहीं कहा। राहुल इस पक्षपात की वजह पूछता तो कहती, वह ऐसा कुछ करती ही नहीं कि कुछ कहने की गुंजाइश रहे। मेरे और राहुल के बीच भी कोई बात होती तो हमेशा मेरा पक्ष लेती। मेरे जन्मदिन पर भी राहुल के जन्मदिन से ज्यादा तामझाम करती। राहुल तुनकता तो उनका जवाब होता, तू पगला है रे। इसे आज के दिन ऐसा न लगे कि मायके में यह होता था, वह होता था। और ये सब सुन कभी मैं तटस्थ बनी रहती। मेरा भी मन करता कि वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम करें, मैं उनकी सेवा करूं, मगर यह सब कहना ही नहीं आया मुझे। नहीं कह सकी कभी। मुझे गुड़ियों का बड़ा शौक था बचपन में। एक सुंदर गुड़िया दी थी मासी ने मुझे। मम्मी एक दिन बाजार से हरे रंग का ऊन ले आईं। गुड़ियों की घेरदार फ्रॉक, छोटे छोटे जूते,
फुवन्ने वाली टोपी बनाने में 2-3 दिन जुटी रही। बेटियों की गुड़िया को सजाना, ब्याहना न कर पाने की भरपाई की छोटी सी कोशिश थी शायद वो। मेरे मायके से बुलावे का फोन आते ही मुझे भेजने को बेचैन हो जाती। कभी इनकार नहीं किया। हमारे बीच कभी मनमुटाव नहीं हुआ। इस पर भी उनके प्यार से छलकते निस्वार्य को मैंने समझा होता तो कम से कम कुछ तो लौटा पाती जो उनका वाजिब पावना था मुझसे। अब पछताने से क्या फायदा। उन्हें समझता था राहुल। अक्सर राजनीति, संगीत, साहित्य, सिनेमा व सामाजिक घटनाओं पर माँ बेटे बातें करते रहते। राहुल को नींद देरी से आती और मम्मी को गोली लेने पर, जबकि मुझे तकिए पर माथा रखते ही नींद आ जाती। राहुल देर रात तक मम्मी के साथ बातें करता रहता। वे बीच बीच में टोकती, जा कमरे में ना, अंजू इंतजार कर रही है। कई बार खुद उठकर सोने चली जाती। तब राहुल उठता। मैं पता नहीं क्या महसूस करती। अब मुझे समझ आया कि मम्मी के साथ होने वाली बहसें राहुल की मानसिक व बौद्धिक खुराकत थीं। मम्मी कितना चाहती थी कि मैं भी साथ बैठूं और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखूं, पर मैं नहीं बन पाई उनकी गोष्ठी की सदस्य। तभी राहुल साल भर से अनमने हैं, बिल्कुल चुप से। माँ का चला जाना असहनीय तो है ही, साथ ही वे लंबी बहसें, मतभेद और पूरी संजीदगी से अपने पक्ष को स्पष्ट कर पाने व सुन लेने वाला अब कोई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि क्रोध से उबलते राहुल को दुगुने क्रोध से डपट कर शांत कर दे। माँ बेटे के लाख चाहने पर भी उनकी बातों में मैं रस नहीं ले पाई। यदि ले पाती तो आज राहुल को संवेदनात्मक सहारा दे पाती। पर दोष मेरा कितना था। मैंने तो सासों के घड़े गढ़ाए सांचे देखे थे, निर्मम, क्रोधी, असहिष्णु, संकीर्ण। यहाँ जो मिला वह न्यारा था। उसे समझना, उस पर विश्वास कर पाना कठिन था। समय की जरूरत थी और समय ही नहीं मिला था। शेष रह गया पछतावा